संसद में आज भी विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। विपक्ष ने लगाए अमित शाह जवाब दो के नारे। राजधानी लखनऊ में डीएनटी समाज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है मुलाकात। कहा एनडीए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जनता हमारे लिए वोट बैंक की तरह नहीं। आज जेनजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे। करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। रांची में छात्रों का 13वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी। हेमंत सोरेन की सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी का मुद्दा उठा सकती है। और प्रतापगढ़ में बारिश के दौरान गिरा जर्जर मकान। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। दोपहर 1 बजे का समय जब संसद भवन में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर आज यहां पर पटल पर रखे जाएंगे और इसमें तमाम जो दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे इस बैठक में, तो उनके साथ चर्चा होगी और उसके बाद पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि प्रस्तावों को पारित कर देंगे। तो ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जहां एक तरफ तो मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, जिसमें दर्जन भर प्रस्तावों पर चर्चा होगी जो देश हित और आम जनमानस से जुड़े होंगे। और इसी को लेकर आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को भी मंजूरी किसी तरह से इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से मिल सकती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लेकिन वो कौन कौन से प्रस्ताव होंगे वो देखना बेहद महत्वपूर्ण, किस तरह से पटल पर रखे जाएंगे, क्योंकि दोपहर 1 बजे का समय होगा जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज किया गया है। 1 बजे का समय है। संसद के जारी मानसून सत्र के बीच बुलाई इस उच्च स्तरीय बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है सियासी और प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि आपको बता दें कि जो केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति और सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठकें भी निर्धारित हैं। अगली बड़ी खबर, जहां जेनजी और जेन अल्फा से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मिलेंगे। बड़ी खबर, मुंबई में होगा विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन। 100 से ज्यादा शहरों से अब करीब 2000 छात्र यहां इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 15 से 9 साल के हाई स्कूल के छात्र शामिल होंगे। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर खुद इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आज जेनजी और जेन अल्फा के छात्रों से संवाद किया जाएगा और इसमें तकरीबन 2000 छात्र होंगे जो आज इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया था किस तरह से जेनजी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और जेनजी की जो नाराजगी है वो सरकार के प्रति देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसको लेकर अब यहां पर जेनजी और जेन अल्फा, क्योंकि आगे जो भविष्य है, आगे जो यहां पर फ्यूचर है, ये इन्हीं लोगों का है और इन लोगों को समझाने का प्रयास, इन लोगों को यहां पर गुर भी सिखाए जाएंगे और कैसे तमाम चीजें उन लोगों के लिए सोची जा रही हैं, वो उनका एक्सपीरियंस अभी तक क्या है, जेनजी जेन अल्फा की क्या कुछ समस्याएं हैं, वो जानने का प्रयास भी संगठनात्मक स्तर पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत मुंबई में, आपको बता दें, देश की नई पीढ़ी यानी जेनजी और जेन अल्फा के छात्रों के साथ ऐतिहासिक और बेहद खास संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यहां एजेंसी से सीधे तौर पर जेनजी और जेन अल्फा से तात्पर्य है, जहां पर ये अब नया फ्यूचर है, भविष्य है और इस भविष्य के साथ इनके भविष्य को कैसे सुनहरा किया जा सकता है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी।
और स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है कि किस तरह से फ्यूचर भविष्य यानी कि जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत की जाएगी मोहन भागवत की तरफ से, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विषय रह सकते हैं? बिल्कुल, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत आज दुनिया के सबसे बड़े युवा नेतृत्व कॉलेज सम्मेलन में से एक सम्मेलन भाग लेंगे, जहाँ वो नेतृत्व राष्ट्र निर्माण विश्व को एकजुट रखने में भारत की भूमिका पर जेन जी और जेन अल्फा संवाद करेंगे। ये सम्मेलन जो है मुंबई के जो है अंबानी कल्चर सेंटर में हो रहा है, जिसका जो है आयोजन एक तरह से जो है 5 वर्षीय जो पुराना संगठन है जो संघ के माध्यम जुड़ा, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ से अधिक जो बच्चे जुड़े हुए हैं। इसमें जो है इस सम्मेलन में लगभग 15 वर्ष से 19 वर्ष के जो है आयु के छात्र छात्राएं शामिल हुई गई। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 100 से अधिक शहरों से 2000 से अधिक छात्र जो है वर्चुअल माध्यम से जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जुड़ेंगे। और कुल मिलाकर जो है ये अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में जो है IIMUN का जो वार्षिक जो है चैंपियनशिप सम्मेलन है, इसका यह 15वीं वर्षगांठ है, जिसपे जो है आज इसके उद्घाटन समारोह को जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो है संबोधित करेंगे। चूंकि देखिए जेन जी और जेन अल्फा के 2000 छात्र यहाँ पर स्नेह कमल बताए जा रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और आपने भी जानकारी साझा की कि यहाँ पर संवाद का सिलसिला देखने को मिलेगा, सवाल जवाब होंगे, कोई भाषण या फिर कोई संबोधन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा क्यों, इसके पीछे क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह से जेन जी ने अपनी भागीदारी दी, उसके बाद जनरेशन से नई जनरेशन से संवाद की जरूरत महसूस होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए, युवाओं से संवाद किया, उसके लिए रील बनाने लगे। तो वही अब जो आरएसएस भी जेन जी से जुड़ने का फैसला किया है। इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो 100 से ज्यादा शहरों में जो युवा संवाद कार्यक्रम है, जिसमें 2000 से अधिक युवा शामिल होंगे, तो आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कुल मिलाकर इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट हाल फिलहाल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसे जेन जी का प्रोटेस्ट करार कर दिया गया था। अब जो नई जनरेशन है वो सड़कों पर उतरकर इस तरह से प्रदर्शन कर रही थी, और जब जब सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ती है या चुनौती होती है, तब संगठन जरूर साथ निभाता है और प्राथमिकता के तौर पर उस चीज को कवर अप करने का प्रयास करता है। तो क्या इसे उस जंतर मंतर के जेन जी के प्रोटेस्ट से जोड़ा जा सकता है कि अब संगठनात्मक स्तर पर भी जेन जी और जेन अल्फा से संवाद हो रहा है, उनको समझाया भी जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा कि किस तरह की समस्या और क्या कुछ अनुभव उनका है? बिल्कुल ऋतु, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद देश भर की राजनीति में एक शिफ्ट देखा जा रहा है। इससे ये साफ हुआ कि नई पीढ़ी अब सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में उससे विश्वास लेना आवश्यक, उनसे संवाद करना भी आवश्यक है। और जिस तरह से आपने कहा जेन जी और जेन अल्फा, तो जेन जी और जेन अल्फा दोनों जो युवा वर्गों के जो है 15 से 19 वर्ष के जो छात्र हैं, जिस तरह से इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस यानी IIMUN की जो 15वीं वर्षगांठ पे जो ये चैंपियनशिप है, इसमें लगभग कोई 7.5 करोड़ युवा संख्या जुड़े हैं, जिसमें 2000 युवा आज जो है जेन जेड यानी जो 2019-2012 के बीच में है, जेन अल्फा यानी 2010 से 2024 के बीच में जितने बच्चे हैं, ये सभी तरह के जो बच्चे जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और रितु, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक जंतर मंतर का कार्यक्रम ऐसा रहा जिसके बाद देश की राजनीति में एक शिफ्ट आया है। अब सभी राजनीतिक दल हो चाहे संगठन हो, उनको यह एहसास है कि देश की युवा पीढ़ी को अब नकारा नहीं जा सकता। अब उनके मन की बातें करनी होगी, उनकी मन की बात भी आपको सुननी होगी। ठीक है स्नेह कमल, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्ष ने जिसे पूछा नहीं, हमने उस जनता को बुलाकर उसकी पूजा की है। महाराज सुहेल देव का स्मारक हमने बनाया, हमने आवास योजना से लोगों को जोड़ा, बिजली रसोई कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, एनडीए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। और इस बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। एक खास कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। सीएम ने कहा कि जो यहाँ पर प्रयास है वो लगातार घुमंतु जाति के लिए किए जा रहे हैं। उनके साथ फोटो सेशन भी यहाँ पर हुआ और सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है कि विपक्ष ने जिसे पूछा नहीं, हमने उस जनता को बुलाकर उसकी पूजा की है। महाराज सुहेल देव का स्मारक हमने बनाया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आवास योजना से लोगों को जोड़ा है, बिजली रसोई कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। एनडीए सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं जिसमें घुमंतु जाति का भी विशेष ध्यान दिया गया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, तो घुमंतु जाति का जिक्र तक नहीं होता था। घुमंतु जाति कौन थी, कैसे थी, उनके पास किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन योगी सरकार ने उस पर योगी सरकार ने उसको लेकर कई कदम उठाए और लगातार डबल इंजन सरकार के प्रयास से यहां पर योजनाएं कई तरह से संचालित की गई हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा कि वो एक बार जरा बात करें, अपनी समस्याओं को रखें, तो निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में जो चीजें रहेंगी वो बेहतर रहेंगी। और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर कहना कि उनके पास तक बिजली पहुंचाई, रसोई कनेक्शन पहुंचाए और जो तमाम आम जनमानस या पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति को यहां पर सुविधाएं मिल रही हैं, व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, वही सुविधा और व्यवस्था लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है। अखिलेश यादव का पीडीए गिरगिट है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो गिरगिट है, वो रंग बदलता है, कभी पंडित बन जाता है तो कभी पीड़ित बन जाता है, क्योंकि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, या केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि सैफ ही इनका मक्का मदीना है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ स्टेटमेंट सामने आया था कि पीडीए से बीजेपी डर चुकी है और पीडीए यानी कि जो पी है वो सिर्फ पीड़ित के लिए स्टैंड नहीं करता है, बल्कि पी से पंडित भी होता है। और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद अब लगातार इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर हो रही है। और अब केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फैक्टर है वो गिरगिट है, जो रंग बदलता है, नाम बदलता है। जो पीडीए कल तक पीड़ित हुआ करता था, वो पिछड़ा हुआ करता था, अब वो पंडित बन चुका है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी बहादुर श्री अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को एक ऐसी पहली में अब तब्दील कर दिया है जहां नकाब के पीछे किस तरह से बदला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित, तो कभी पी से पंडित। दरअसल इस अटखेली में उनका पीडीए और कुछ नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह बड़ा निशाना साधा गया, नकाब के पीछे लठैतवादी समाजवादी पार्टी पिछड़े ब्राह्मणों की पार्टी नहीं बल्कि गुंडागर्दी की पार्टी है। उन्होंने अपने पोस्ट में बकायदा लिखा कि अपराधी, माफिया, दंगाई और जो यहां पर गुंडे हैं उनका साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी देती है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, रोजाना बयान बदलकर जनता को भ्रमित करने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार अथॉरिटी पार्टी ये बन चुकी है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सुषमा स्वराज को ओजस्वी वक्ता, सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने अपने सुशासन, कर्मठता और संघर्ष के दम पर अपने संगठन से लेकर सरकार तक हर जिम्मेदारी का उत्कृष्ट निर्वहन किया। इस खास अवसर पर उनकी बेटी और सांसद बांसुरी स्वराज समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनके योगदान को याद किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम दिग्गज उपस्थित रहे हैं। उनकी बेटी सुषमा स्वराज की बांसुरी स्वराज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई नजर आई है और उनकी विचारधारा, उनकी योगदान को यहां पर याद किया जा रहा है। बांसुरी स्वराज समेत कई दिग्गज नेता भी यहां पर उपस्थित हैं।
साथ ही समाजवादी पार्टी के पंडित सम्मेलन पर पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सिर्फ सुदामा नहीं, चाणक्य, चंद्रशेखर और पेशवा बाजीराव भी हैं, लेकिन आपको ब्राह्मण सिर्फ सुदामा के रूप में दिखता है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद को कृष्ण वंशज मानते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि निर्माण की अगुवाई भी वो करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि सुदामा और कृष्ण का साथ बहुत पुराना है। अखिलेश जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण केवल सुदामा नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर भी है और ब्राह्मण पेशवा बाजीराव भी है। लेकिन आप दुर्भाग्य से ब्राह्मण को केवल सुदामा ही समझते हो। और रही दूसरी बात कि आपकी यह बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि सुदामा और कृष्ण वंशजों का साथ बहुत पुराना है, सदियों का साथ है। लेकिन सुदामा और कृष्ण वंशजों का, माने ब्राह्मणों का और भगवान कृष्ण के वंशजों का, लेकिन अखिलेश जी यहाँ भी आप चूक रहे हो। आप भगवान कृष्ण के वंशज ही नहीं हो। यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो चलिए मथुरा चलिए ना, शुरुआत करिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कलंक से मुक्ति दिलाइए। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां नगर कोतवाली महूली में एक जर्जर मकान भर कर गिर पड़ा, जिससे एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम की स्थिति है। यह मकान करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक प्रतापगढ़ के महूली नहर के पास प्रमोद श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात भी ये पूरा परिवार एक कमरे में एसी लगा होने की वजह से एक साथ सो रहा था। तभी आधी रात को अचानक ये मकान भरभराकर गिर पड़ा, जहां इससे परिवार के सभी 7 लोग मलबे में दब गए। अब इस हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो प्रतापगढ़ में यह बड़ा हादसा हुआ, 6 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है और करीब 100 साल पुराना ये मकान जो कि जर्जर हो गया, और जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए, जब परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 100 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है, एसी की वजह से, ताकि उनको यहाँ पर गर्मी ना लगे, उसकी वजह से सारा परिवार 7 लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है और इस दौरान अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के तुरंत निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसकी वजह से रंजीतपुर चिलबिला जहाँ पे हम अभी हैं, वहाँ पे महूली में प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था और उसकी दूसरी मंजिल पे जो एक कमरा बना हुआ था, उसकी छत पुरानी तकनीकी राबिश के आधार पे बनाई गई थी। वो बारिश की वजह से दरदरा के गिरी और नीचे के तल की जो छत है उसको साथ लेते हुए वो गिर गई पूरी तरह से। एक ही कमरे में जहाँ पे एसी लगा हुआ था, वहाँ पे परिवार के 7 लोग जो हैं सो रहे थे। उसमें से प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और लड़का और उनके दूसरे लड़के अमन की पत्नी और 2 बच्चे। इसमें अमन को छोड़कर बाकी सभी लोग दुखद रूप से हताहत हुए हैं। अमन जो है उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और अभी वो वर्तमान में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में है। और पूरे परिवार का इस प्रकार से एक साथ समाप्त हो जाना निश्चित तौर पे बहुत हृदय विदारक है। शासन और प्रशासन स्तर से निर्देश है कि परिवार के लिए पूरी तरह से प्रशासन हर संभव तरीके से खड़ा रहे, उनकी मदद की जाए और जो हो गया उससे उबरने में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करें। और उस क्रम में मैं और कप्तान साहब यहाँ पर आए, उनके जो घटना स्थल है उसको देखा, उसके अलावा अमन से बातचीत की और रेवेन्यू और पुलिस की टीम रात से यहाँ पे रेस्क्यू वर्क में लगी हुई है। यहाँ पे राहत की तरफ से जो भी अहेतुक सहायता पूरे परिवार के लिए 24 घंटे के अंदर तत्काल उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा कृषक दुर्घटना योजना अंतर्गत भी जिस लाभ के लिए वो पात्र हैं वो भी उनको अगले 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे यहाँ पे बताया गया कि इस परिवार का प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और जियो टैगिंग की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी थी। अब इनके खाते में पैसा आना ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ये घटना हो गई। तो
प्रशासन पूरी तरह से हर संभव मदद के लिए परिवार के। तो देखिए, प्रतापगढ़ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक और भयावह हादसा हुआ। लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से 100 साल पुराना मकान जर्जर हो गया और वो मलबे में तब्दील हो गया। और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे, अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि मलबे में जैसे ही ये जर्जर मकान तब्दील हुआ, उसके बाद बड़ा हादसा होने से इन 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमीर रायन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमीर, चूंकि देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति क्या बताई जा रही है? जी, आपको बता दें, मौके पर फिलहाल स्थिति तो अभी सामान्य बताई जा रही है। सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। अभी तक आगे की जांच आमिर, क्या अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? जी आमिर, अगर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, ये वही कमरा है जिसके अंदर पूरा परिवार प्रमुख का रात में सो रहा था और ये ऊपर की तरफ जो है छत गिरने के कारण उसका पूरा भार नीचे की छत पर आ गया और उसके बाद वो नीचे की छत को भी लेते हुए जो है नीचे की तरफ पूरी छत बैठ गई और परिवार में एक ही एसी लगा हुआ था, एक ही कमरे में था, जिसकी वजह के कारण सारा परिवार एक ही कमरे में सो रहा था, जिससे ये हादसा हुआ। बाकी एक घायल बच्चे अमन ने किसी तरीके से लोगों को चीख पुकार लगा करके आवाज लगाई ताकि लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद सभी घायलों को पुलिस और प्रशासन की मदद से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया। हालांकि हॉस्पिटल में सभी को मृत घोषित कर दिया गया। अमन को जो है अभी फिलहाल ठीक है, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी आमिर, इस वक्त रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा होगा, मलबे को हटाया जा रहा होगा, लेकिन 100 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है, इसमें क्या किसी की कोई लापरवाही भी देखने को मिल पा रही है? जी, इसमें यहाँ के सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने पूरा आरोप पालिका प्रशासन पर लगाया है और उन्होंने ये बात भी कही है कि उनको कई बार लिखित सूचना दी गई है कि इस तरह के मकानों पर कार्रवाई की जाए। शहर में दर्जनों ऐसे मकान हैं जिनको लगभग 10 सालों से नोटिस भी दिया गया है, लेकिन पालिका प्रशासन नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक ही परिवार में 7 लोग रहते हैं, 7 लोगों में से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आमिर, निश्चित तौर पर कितना भयावह यह हादसा है समझा जा सकता है और उस घायल व्यक्ति पर क्या कुछ बीत रही होगी उसका भी शायद अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से क्या पूरी तरह से सामान्य घोषित कर दिया गया है कि अब हालत उस जो घायल व्यक्ति है उसकी पूरी तरह से ठीक है? जी, घायल अमन श्रीवास्तव की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है, हालांकि लोगों से अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। ये भयावह हादसा इतना भयावह है, उनका परिवार खत्म हो चुका है और वो अभी अपने होशो हवास में है नहीं। इस पर जो है डीएम अभिषेक पांडे और एसपी भूकर ने मौके का मुआयना किया है, पीड़ित परिजनों से हाल चाल लिया, उनको ढांढस बताया है और उनको ठीक है। अब आगे प्रशासनिक अमला किस तरह से एक्शन लेता है इस पूरे मामले पर देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की है आमिर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं आगरा से की खबर की, जहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश के 78वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव आयोग सबसे बड़ी चुनाव प्रबंधन संस्था के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा है। उन्होंने बताया कि 95 करोड़ से अधिक मतदाताओं के निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी आयोग के पास है। ज्ञानेश कुमार ने आगरा के उद्योगपति और सामाजिक संगठनों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जागरूक मतदाता होता है। उन्होंने एसआईआर को मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने की प्रक्रिया बताया है और नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। सर आप आज आगरा से बहुत यादों में शेयर किया, ये कार्यक्रम हुआ है आगरा में। मेरा बचपन बीता और आगरा वो शहर है जहाँ की मेरे बाबा से लेके मेरे माता पिताजी, मेरे
पत्नी के भी, सारे घर वाले सब आगरा के ही। आगरा के सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और उनको इस बात का धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं उनसे बात भी कर पाता हूं। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न केवल आगरा को बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत को भी अग्रणीय बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है और यहाँ की डिविजनल कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में आगरा और भी तेजी से प्रगति करेगा। चलिए बात करते हैं आगरा की अगली खबर की, जहां ट्रॉली बैग के अंदर सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां ट्रेन की बोगी से बरामद हुई ट्रॉली बैग में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आपको बता दें कि बैग पर चेन्नई की स्लीप लगी हुई है, जहां पर इसके चलते पुलिस को आशंका ये है कि ये बैग चेन्नई से आया हो सकता है। मृतक के शरीर के कई अंग गायब बताए जा रहे हैं और पहचान छिपाने के लिए शव के कई टुकड़े भी कर दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए जांच टीम का गठन कर दिया है और छानबीन फिलहाल शुरू कर दी गई है। और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।